गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस क्लास 8 चैप्टर 30 सेशन फर्स्ट। इसमें अपन पढ़ रहे हैं ध्वनि या साउंड। सबको पता है कि ध्वनि जो है वो एक दूसरे से बात करने का या अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सबसे सरल और सीधा माध्यम क्या है? ध्वनि। एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अपन लिख कर या इशारों में भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन बोलकर जिस चीज को जितना अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है उतना लिखकर या इशारों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो एक दूसरे से बातचीत करने का या कम्युनिकेशंस करने का सबसे अच्छा माध्यम, सरल माध्यम क्या माना जाता है? ध्वनि। हम आराम से बोलकर एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपन अभी बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन सकते हैं। अगर अपन लाइव चलते हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप उस चीज को सुनकर अपनी तरफ से कुछ रिप्लाई भी दे सकते हैं, या हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? ध्वनि के द्वारा संभव है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण माना जाता है कंपन। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे तो क्या बिना वाइब्रेशंस के या बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है? तो आपका आंसर होगा नो। आप अपने मोबाइल को अगर वाइब्रेट मोड पे रखते हैं और उसको किसी जगह रखा गया है और किसी का कॉल होता है तो भी आपको हल्की सी ध्वनि सुनाई देगी। जितना मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है उतनी ही वो क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है और अपने को एक विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न हो सकती है? तो आप सिंपल सा एक थाली ले और उसके अंदर कुछ सूखे हुए पेड़ के पत्तों को डाल दें या कागज के टुकड़ों को डाल दें और आप एक चम्मच रखें तो आपको किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप चम्मच से उस थाली को हल्का सा भी बजाते हैं या प्रहार करते हैं उस थाली पे तो आपको दिखेगा कि उस थाली के अंदर जो हमने डाला है वो हिलेगा या कंपन करता हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही वो कंपन करेगा हमको आवाज सुनाई देगी। आप सिंपल सा एक रबड़ ले सकते हैं, आप उसको खींचे और बीच में से आप उसको हिलाएं तो आप देखेंगे कि रबड़ के बीच में कंपन हो रहा है और हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। बिना किसी कंपन के ध्वनि सुनाई नहीं देती। मैं बोल रही हूँ, आप अपने गले पर हाथ रखें और बोले तो आपको लगेगा कि हमारा जो कंठ है वहां पर भी कुछ वाइब्रेशंस हो रहा है और वहां से अपने को ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न जो होती है वो किसके द्वारा होती है? स्वर यंत्र के द्वारा, जिसको इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं, और स्वर यंत्र या वाक यंत्र भी इसको कहा जाता है, जो कि हमारे श्वास नली के सबसे ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। और मनुष्य पुरुषों में ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ दिखता है, जबकि स्त्रियों में इतना उभरा हुआ अपने को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनके आकार में अंतर होता है। पुरुषों में वाक यंत्र की लंबाई जो होती है वो 20 mm होती है, जबकि स्त्रियों में इसकी लंबाई 15 mm, और छोटे बालकों में इसकी लंबाई और छोटी होती है। इस कारण से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे, पुरुष और महिलाओं की ध्वनियों में क्या होती है? अंतर या विभिन्नताएं अपने को दिखाई देती है कि किसी पुरुष की आवाज है, किसी बच्चे की आवाज है या किसी महिला की आवाज है। वो किस कारण से? वाक तंतु में अंतर या लंबाई में अंतर होने के कारण अलग अलग प्रकार की ध्वनि अपने को सुनाई देती है। वाक यंत्र की अगर अपन संरचना देखें तो डायग्राम में आपको दिखना है कि इसमें दो प्रकार के वाक तंतु दिख रहे हैं, जो कि एक पर्दे के समान या कह सकते हैं किसी रबड़ की शीट के समान तने हुए दिख रहे हैं, और इसमें बीच में आपको एक छोटी सी छेद दिख रही है जिसको अपन ने संकीर्ण झिल्ली लिखा है। इसी के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है लैरिंक्स में। जैसे जैसे लंग्स से या फेफड़ों से वायु तेज प्रेशर से बाहर निकलती है, और यहाँ पे क्योंकि संकीर्ण झिल्ली है तो प्रेशर ज्यादा, तो वो इन दोनों पर्दों को के बीच से तनी हुई निकलती है, जो कि ध्वनि उत्पन्न का कारण बनती है। ये जो वाक तंतु है इनकी लंबाई में बढ़ोतरी या इनकी लंबाई में कमी, या हम कह सकते हैं कि शीट का तना हुआ कम या ज्यादा तनी हुई शीट को मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारे स्वर यंत्र क्या होते हैं? लैरिंक्स कहा जाता है, जो कि मैंने आपको भी बताया श्वास नली के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। और प्रत्येक वाक यंत्र में 2 वाक तंतु दिख रहे हैं जो तने हुए होते हैं, और संकीर्ण झिल्ली से फेफड़ों से तेजी से वायु क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। आप इसको बनाना भी चाहते हैं तो आप सिंपल कागज की 2 पट्टी ले, दोनों सिरों को अच्छे से पकड़ के आप बीच में से फूंक मारेंगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। सेम कह सकते हैं सेम प्रोसेस जो है या सेम प्रक्रिया हमारे वाक तंतु में भी होती है। आप जितना ज्यादा गैप रखेंगे आवाज अलग अलग
प्रबलता की सुनाई देगी, कभी आपको पतली आवाज, कभी आपको मोटी आवाज सुनाई देगी। तो आप घर पे भी वाक् तंतु बना सकते हैं, आपकी बुक में ये चीज दे रखी है। फिर आप देख रहे हैं कि ध्वनि का संचरण किन किन माध्यम में हो सकता है। तो ध्वनि संचरण के लिए सबसे पहले तो माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, चूंकि अंतरिक्ष में निर्वात है, वहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, वायु भी नहीं है। ऐसा माध्यम जहां पर वायु भी पाई नहीं जाती है उसको अपन निर्वात कहते हैं। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री आपस में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होगा। वो बोलेंगे तो सही, लेकिन माध्यम नहीं होने से वो कंपन हमारे कानों तक नहीं पहुंचेंगे और हमको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब ध्वनि संचरण के लिए 3 माध्यम हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसमें आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप एक कह सकते हैं कांच की बोतल लें और उसके अंदर आप एक सेल फोन को डालें या मोबाइल रखें और आप अपने फ्रेंड्स को कहें कि इस मोबाइल पर रिंग करो, तो आपको आवाज सुनाई देगी। फिर आप उस बोतल को अपने मुंह पे लगाकर आप अंदर की वायु को जोर से बाहर खींचने का प्रयास करें और फिर आप अगर उसको ध्वनि को सुनना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि ध्वनि की आवाज जो है वो कम हो गई है। जब आप पूरी तरह से वायु को शक कर लेंगे तो अंदर वायु नहीं बचेगी और हमको सेल फोन की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसके लिए आपका एक बेलजाल का एक्सपेरिमेंट भी है जो आपकी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि किस प्रकार से निर्वात में अपने को ध्वनि सुनाई नहीं देती। बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं जो कि साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं, जिसमें अंदर की आवाज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती। जितनी भी आपकी सेना से या कह सकते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्फ्रेंस या बातचीत होती है या डिस्कशंस होता है, वो साउंड प्रूफ कमरों में ही किया जाता है, जिससे उनकी कोई भी गोपनीय सूचनाओं को बाहर नहीं सुन सकते। तो साउंड प्रूफ कमरे कैसे बनाए जाते हैं? तो उनकी दीवारों के बीच में, 2 दीवारों के बीच में वायु भर दी जाती है। वायु भरी होगी तो ध्वनि का संचरण होगा, वहां से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है तो निर्वात क्रिएट हो जाता है दोनों दीवारों के बीच में। तो ध्वनि जो है वो पहली दीवार तक आकर ही रुक जाती है, क्योंकि आगे माध्यम नहीं है, इसलिए उसका संचरण नहीं होता है। फिर आप देखिए कि ठोस में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम। ऐसा क्यों होता है? तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी लकड़ी के टुकड़े को लेकर किसी ठोस वस्तु पर बजाएं, फिर उसको पानी में बजाएं, फिर उसको हवा में इस तरह से आप मूव करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि ठोस जो है, आपने किसी ठोस बर्तन पर अगर उसको बजाया है तो ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी। आपने बाल्टी में पानी भर के उसको बजाया है तो कम ध्वनि सुनाई देगी, और आपने हवा में उसको इस तरह से मूव किया है तो और कम ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि का संचरण पानी में भी होता है। आप एक्सपेरिमेंट इसका और कर सकते हैं। आप एक घंटी लें, बाल्टी भरे पानी की और उस घंटी को बाल्टी के अंदर डुबोकर बजाएं, फिर आप सुनने का प्रयास करें तो आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो इसी कारण, इसी वजह से व्हेल मछली जो है व डॉल्फिन जो है वो संकेतों के माध्यम से पानी के अंदर भी बातचीत कर सकती है या ध्वनि का संचरण कर सकती है। तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में हो सकता है, और तीनों में किस तरीके से होता है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब अपन पढ़ते हैं हम कैसे सुनते हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में मुख्य ज्ञानेंद्रिय अपन पढ़ रहे हैं आज मानव कर्ण, जो कि एक ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। सबका अपना अपना पर्टिकुलर काम होता है। यहाँ पर कान का कार्य होता है श्रवण, ज्ञानेंद्रिय भी इसको कहा जाता है, और ये ध्वनि को सुनता है। मानव कान का अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो आपको दिख रहा होगा, बाहर वाला फैला हुआ भाग जो है, जो उपास्थि का बना होता है, इसमें किसी प्रकार की अस्थि नहीं होती है। ये भाग जो है वो बाहर से आने वाली ध्वनि के कंपनों को क्षेत्र बड़ा होने से इकट्ठा करती है, और उसको नाल, आप देखेंगे कान के अंदर एक नाल पाई जाती है जिसको बाहरी कर्ण गुफा कहते हैं, वहां से अंदर की ओर जाती है, और फिर वहां से अंदर जाने के पश्चात देखिए आप सबसे बाहरी कीटनुमा भाग जिसमें ध्वनि ने प्रवेश किया, फिर आंतरिक भाग नलिकाकार जिसका अंतिम भाग जो होता है वो आपको कर्णपटक के समान दिख रहा है, जिसको अपन कान का पर्दा भी कहते हैं, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर जाकर कंपन जो है वो प्रहार करते हैं, और इन कंपनों को फिर संकेतों के रूप में बदलकर मस्तिष्क तक भेजा जाता है। मस्तिष्क उन कंपनों को और संकेतों को मैनिपुलेट करता है और अपने को ध्वनि सुनाई देती है। मानव कर्ण की संरचना अगर अपन देखें तो 3 भागों में बटा होता है मानव कर्ण। ये वाला सबसे बाहरी भाग आपका बाह्य कर्ण, फिर मिडल ईयर यानी कि मध्य कर्ण,
और फिर आपका इनर ईयर यानी कि आंतरिक कर्ण जिसको कहा जाता है। मानव कर्ण में आप देखेंगे श्रवण तंत्रिकाएं होती है, कर्णाग्रत होता है जो कि एक गुफा के समान या कह सकते हैं कि अपन एक नेट के समान स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। एक नलिका पाई जाती है जिसको यूस्टेक की नलिका कहते हैं। मानव कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है, आप देख रहे हैं इंकस, स्टेपिस और मेलियस। इसमें स्टेपिस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन आता है या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी। हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है जो कि पैर में पाई जाती है, जिसको जंघास्थि भी कहा जाता है। सबसे बड़ी, लंबी और मजबूत हड्डी। लेकिन सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो मानव कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपिस। अब किस प्रकार से अपने को ध्वनि सुनाई देती है? मैंने बोला मेरे द्वारा मुंह से निकलने वाले ध्वनि के जो कंपन है वो वायु के कणों के साथ में गति करते हैं। सबसे पहले मेरे मुंह के पास के कणों को उसने कंपन किया, उस कण ने उसके पास को, उस कण ने उसके पास को, इस प्रकार से कंपन होता होता अगले के कान तक अंदर प्रवेश करके जब तक वो कंपन ईयर ड्रम तक नहीं पहुंचता है, उसको कंपित नहीं करता है, तब तक अपने को ध्वनि सुनाई नहीं देती। यानी कि ध्वनि का कंपन का जो वेग है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए अपन नजदीक है तो ध्वनि आपको तेज सुनाई देगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है तो कंपन वहां तक जाते जाते कमजोर हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से ईयर ड्रम को कंपन नहीं कर पाते हैं, वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं और उसको ध्वनि या तो बहुत धीरे या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। तो आज के सेशंस में अपन ने ध्वनि, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता और मानव कर्ण की संरचना और क्रियाविधि के ऊपर डिस्कशंस किया। नेक्स्ट सेशंस में अपन ध्वनि या कंपन के बहुत सारे आयाम्स के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर अपन डिस्कशंस करेंगे। आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन फिर से मिलेंगे। थैंक यू।